अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज रेडियो एक्टिविटी। अब देखो रेडियो एक्टिविटी और किसी और न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या फर्क है, मैं इस चीज पे आता हूं। क्या हमने थोड़े दिन पहले एनपी रिएक्शन पढ़ी थी, है ना? वो बुक में एक लाइन पढ़ के ही देखा था हमने। एनपी रिएक्शन, न्यूट्रॉन की एक खास प्रॉपर्टी थी कि वो लाइट एलिमेंट्स में से, लाइट न्यूक्लियस में से प्रोटॉन निकाल रहे है ना? जैसे मान लो सपोज नाइट्रोजन पे दिखाया था मैंने आपको, नाइट्रोजन 714 ये स्टेबल है अनस्टेबल है? स्टेबल है। ये आराम से रुका रह सकता है जब तक आप बाहर से फोर्स नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। आपने इस पे एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया, इस न्यूट्रॉन की ये खासियत है कि इसने इसमें से क्या निकाल दिया? प्रोटॉन निकाल दिया। ठीक है, इसने इसमें से एक प्रोटॉन निकाल दिया और एक प्रोटॉन निकलती है, नंबर देखो 7 6 और ऊपर देखो ये 1 का 1 है तो ये 14। एक स्टेबल न्यूक्लियस को भी आपने चेंज कर दिया। ये रेडियो एक्टिविटी नहीं है, ये रेडियो एक्टिविटी नहीं है। रेडियो एक्टिविटी मीन्स जो अपने आप होगा। एक यूरेनियम 92-238 आपने लिया, दरअसल ये अनस्टेबल है, मतलब इसमें से अपने आप डिके चलता है, अपने आप कोई ना कोई पार्टिकल बाहर आएगा। इसमें से एक अल्फा पार्टिकल बाहर आएगा। अल्फा मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो 2 और 4 प्रोटॉन न्यूक्लियस आ गए। तो अब देखो अब क्या बचा, 92 में से 2 गए 90 और ऊपर 230। ये थोरियम का नंबर होता है, थोरियम याद हो जाएंगे हमें जब ये चैप्टर आगे बढ़ेगा। ये थोरियम का नंबर होता है। देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये इसको बोलेंगे हम कि ये कौन सी रिएक्शन है? रेडियो एक्टिव रिएक्शन, जो अपने आप हो रही है, जबकि ये रेडियो एक्टिव रिएक्शन नहीं है। क्या डिफरेंस समझ आ गया? रेडियो एक्टिविटी का क्या मतलब है? ठीक है, डिफाइन कर लो रेडियो एक्टिविटी। शुरुआत करते हैं यहीं से। इट इज द फिनोमेना ऑफ disintegrating of a heavy nucleus, disintegrating of a heavy nucleus without being forced by an external agent, without being forced by an external agent। बाहर से किसी ने इसको फोर्स नहीं किया कि आप इस तरीके से वही डिसइंटीग्रेट हो, तो ये प्रॉपर्टी होती है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं 2 बातें दोनों ही मेंशन कर देना कि दिस इज नॉट रेडियो एक्टिव, दिस इज नॉट रेडियो एक्टिव बट दिस इज अ रेडियो एक्टिव रिएक्शन। किसने ढूंढा था ये फिनोमेना? कौन सा साइंटिस्ट था? बहन क्यूरी? क्या कह रहे हो? मैरी क्यूरी, ये नाम बोला है कि क्या? बैकवल। ठीक है, ये जो फिनोमेना है फर्स्ट टाइम हेनरी बैकवल ने, स्पेलिंग मैच कर देना भाई उससे अगर दिखाए तो। यही है क्या स्पेलिंग? हेनरी बैकवल ने ये फिनोमेना डिस्कवर किया था, पहली बार ये देखा था कि क्या है क्या नहीं पता लगाया था। कई बार जैसे यही सवाल ना, ये केबीसी टाइप क्वेश्चन है ये मतलब बिल्कुल फिजिक्स का नहीं, ये तो एक जनरल सा क्वेश्चन बन गया। और इसमें ना कई बार जैसे देखा है हमने कि क्विज में जब पूछा जाता है तो वहां पे ये ऑप्शन जरूर देते हैं, क्यूरी वाला, क्यूरी, रदरफोर्ड, बैकवल और एक और कोई भी। तो ज्यादातर बच्चे ना क्यूरी को टिक करके आ जाते हैं। क्यूरी नाम सुना है? ये हस्बैंड वाइफ थे, हाँ
और इन्होंने तो अपना मतलब जीवन लगा दिया था इस पे। रेडियो एक्टिविटी की खोज तो चलो किसी और ने की थी, परंतु इन पे रिसर्च उन लोगों ने की और इवन इतना काम किया कि उनकी डेथ भी हो गई थी वहीं से, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज भाई ऐसी रेडिएशन डालते हैं कि नुकसान होता है हमारी बॉडी को, इस तरह का काम होता है। अब बात ये है कि ये हमने बोला अल्फा पार्टिकल बाहर है, क्या ये प्रॉपर्टी न्यूक्लियस की है या पूरे एटम की, मतलब रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ऐसा होता है? ये भी एक सवाल बनता है कि ये जो रेडियो एक्टिविटी है ये न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है या रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का भी इनमें कोई रोल है? ओनली न्यूक्लियस। इसका कारण सुनो, यूं देखा गया कि यूरेनियम का आप चाहिए ये वाला सॉल्ट ले लो, चाहिए दूसरा कॉम्बिनेशन ले लो, चाहिए कोई और ले लो, हर बार सेम तरह की रेडियो एक्टिव रेज बाहर आ रही थी। यानी कि आपने इलेक्ट्रॉन कंपोजिशन चेंज कर दिया, लेकिन न्यूक्लियस तो अभी भी क्या है, बिल्कुल सेम। दूसरी चीज देखी गई, टेम्परेचर प्रेशर चेंज करने से भी रेडियो एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसका मतलब डेफिनेटली ये तो किसकी प्रॉपर्टी है? न्यूक्लियस, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर से रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स पे फर्क पड़ता है, ना कि न्यूक्लियस पे। तो एक पॉइंट ये देखो इसके बाद, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियाई, it is the property of nuclei and not of the electron revolving around the nucleus, and not of the electron revolving around the nucleus, because it is not affected by temperature, pressure, because it is not affected by temperature, pressure and chemical combination. Temperature, pressure and chemical combination. एक ये याद रखना कि जो हैवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियाइड है वो है बिस्मथ 83209। इससे हैवी जो भी हो सारे रेडियोएक्टिव। ये लिख दो, हैवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियाइड इज बिस्मथ 83209। ये सबसे हैवी स्टेबल है। आपने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा, उसमें सोर्स क्या था? बिस्मथ ही था, लेकिन वो इससे हैवी था। 209 हैवियर आइसोटोप, जिससे अल्फा रेज बाहर आ रहा। अब ये जो रेडियो एक्टिविटी है इसके बारे में कुछ लॉज दिए गए, फिर कुछ अल्फा बीटा गामा रे इस तरह की चीजें पढ़ी गई, उनके डिस्क्रिप्शन आए क्या है क्या नहीं। तो हम रेडियो एक्टिविटी किस तरह से कर रहे होंगे सुनो। पहले मैं जस्ट आपको अल्फा बीटा और गामा का एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ठीक है, क्या होते हैं। उसके बाद अल्फा बीटा गामा के कंपैरिजन टेबल बनाएंगे, देन हम लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके पे आएंगे, क्या है क्या नहीं, और उसके बाद फिर डिटेल, थोड़ी सी डिटेल में अल्फा डिके, फिर बीटा डिके और फिर गामा डिके। लेकिन शुरुआत जो आज का जो टाइम है हम अल्फा बीटा गामा का एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। इधर देखो, अब थोड़ी देर बोर्ड पे ही ध्यान रखना, इतना लिखने का नहीं रहेगा जितना समझने का रहेगा। इधर देखिए, एक डिके पाया गया अल्फा डिके। पहले मैं ये चीज आपको बताऊं, एक डिके पाया गया अल्फा डिके। हो क्या रहा था कि जो हैवी न्यूक्लियाई XZA, जो हैवी न्यूक्लियाई है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स, Z तो प्रोटॉन्स हैं और A-Z क्या है, न्यूट्रॉन, लेकिन ये काफी ज्यादा है। इनके अंदर ना चार ने अपना एक अलग ही ग्रुप बना रखा था। चार ऐसे थे जो जिनको कोई मतलब नहीं इनसे, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। भाई भगवान जाने इनकी क्या सेटिंग थी आपस में, और बस ये कुछ और ही प्रयास में लगे हुए थे। किसी को पता नहीं लग रहा है क्या कर रहे हैं, लेकिन इनका प्रयास कुछ और ही था। क्या कर रहे हैं ये बताओ? घूम नहीं रहे, ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस न्यूक्लियर बाउंड्री से बाहर निकला जाए, लेकिन इनके बस की बात नहीं थी। इनके बस की बात नहीं थी। कारण क्या है? कारण ये है कि
सुनो, मैं जैसे एक एग्जांपल आपको दूं। कारण ये था, ये ऐसा हाल है जैसे ये दीवार है, ये एक अच्छी खासी दीवार है, बड़ी स्ट्रॉन्ग अंबुजा सीमेंट है ना। सुनो, और इस बैरियर को पार करने के लिए सपोज कम से कम एनर्जी चाहिए 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं तो वैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं। इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। ये चार प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, बहुत तेजी से भाग रहे हैं, लेकिन इनके पास, इन चारों के पास एनर्जी कितनी है? 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो क्या 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से आप इतना ऊपर कूद सकते हो कि 25 का बैरियर क्रॉस कर जाओ? भाई आप उछलोगे तो काइनेटिक किस में कन्वर्ट होगी? पोटेंशियल में। चलो इन्होंने कोशिश की, उछले बेचारे, ठीक है, ये उछले लेकिन क्रॉस तो नहीं कर पाएंगे ना, बिल्कुल क्रॉस नहीं कर पाएंगे। क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि इम्पॉसिबल है कि ये कभी भी बाहर नहीं आ सकते। अगर आपको 25 का बैरियर क्रॉस करना है तो कम से कम आपके पास एनर्जी भी कितनी होनी चाहिए? 25 ही होनी चाहिए। क्वांटम फिजिक्स कहती है लगे रहो, लगे रहो, आप टक्कर मारते रहो, आप प्रयास करते रहो, कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि आप दीवार फोड़ दोगे। मतलब इस फिनोमेना को नाम दिया गया क्वांटम टनलिंग। टनल मतलब सुरंग बनाना। कभी ना कभी तो ऐसा होगा, निकल आए, ठीक है, कभी तो ऐसा होगा कि अल्फा पार्टिकल कम एनर्जी के बावजूद बाहर निकलेगा। और इस फिनोमेना को नाम दिया गया कि ये क्या है? क्वांटम टनलिंग। और ये अल्फा पार्टिकल कम एनर्जी के बावजूद बाहर आ गया। क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन क्वांटम में ऐसा पॉसिबल है। अच्छा, इसकी जो डिटेल है वो हमें नहीं पढ़नी, इस फिनोमेना की डिटेल, उसमें श्रोडिंगर इक्वेशंस का यूज होता है, तो वो तो हमारे सिलेबस में नहीं है, 12th तक ना वो काम नहीं है, ठीक है। अब सुनो, रिएक्शन क्या बनी? क्या ये अब वही एलिमेंट है जो था या चेंज हो गया? दो प्रोटॉन बाहर निकल गए, दो प्रोटॉन बाहर निकलते एटॉमिक नंबर चेंज हो गया कि नहीं? हो गया, ठीक है। तो अब देखो, ये जो एक्स ए जेड था, जेड सॉरी, जेड नीचे ए ऊपर, इसमें से ना एक ऐसी चीज बाहर आई जो देखने में लगता है कि हीलियम का न्यूक्लियस है। तो नीचे 2 की कमी आई और ऊपर 4 की, और ये एलिमेंट ही चेंज हो गया। रेडियो एक्टिव रिएक्शंस की एक खास बात यही थी, ठीक है, कुछ रेडिएशन बाहर आ रहा है, होने दो, तो एलिमेंट कैसे चेंज हो रहा है ये चीज समझ नहीं आती। क्योंकि केमिकल रिएक्शन जो आप पढ़ते हो उनमें क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन कॉम्बिनेशन चेंज हो जाए लेकिन एलिमेंट चेंज नहीं होता। C+O2 फॉर्म्स CO2। क्या कार्बन ने नाइट्रोजन बना दिया? नहीं बनाया ना। इनमें क्या हो रहा है, यहाँ पे यही तो बात है, X ने एक नया ही एलिमेंट बना दिया, कौन? Y। जैसे मैंने अभी भी एग्जांपल दिया था, यूरेनियम से थोरियम बना। तो ये जो डिके होता है, इस डिके को क्या नाम दिया गया? अल्फा डिके। तो इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल में बाद में आएंगे, पहले आज एक इंट्रोडक्शन ले जाओ तीनों डिकेस का। ये लिख लो, नंबर 1 अल्फा डिके। अच्छा, एक और बात सुनो इसमें, इधर एक बार फिर लिखना, ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस। ये तो अल्फा पार्टिकल है भाई, इससे तो उत्पत्ति हुई है इसकी। इसको क्या बोले? हाँ, सन मत बोलना यार, ठीक है। इसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस, क्योंकि ये काम अभी चलता रहेगा आगे। चलो आप लिख दो। ठीक है, तो पेपर है, कल गए
क्या ये अल्फा डीके यहां तक समझ आया? ठीक है, फिनोमेना का नाम है जस्ट क्वांटम टनलिंग, और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा हम पढ़ेंगे नहीं इस चीज को। ये है न्यूक्लियर बैरियर, ये अल्फा पार्टिकल है, पहले अंदर था अब ये बाहर आ गया, इस तरह का काम है। शाम को एक टेस्ट दे दोगे? एटम्स, ओनली एटम्स। हाँ मतलब पहले वो टेस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं उसको डिस्कस भी करवाई दूंगा आज। बताओ अभी न्यूक्लियर ही चल रहा है, एटम्स आपने रिसेंटली पढ़ा, मुश्किल नहीं है, जो सिंपल आपका एंजाइटी बेस्ड या उस तरह की तैयारी आप करके आएंगे तो ऑब्जेक्टिव। कल सुबह तो वैसे ही यार कम आते हैं, फिर टेस्ट के नाम पे तो और भी कम हो जाएंगे तो नहीं, कोई बात नहीं, चलो आज नहीं देना चाह रहे हो कल, ठीक है। एटम्स की तैयारी रखना, ओनली एटम्स, मैं न्यूक्लियर नहीं डाल रहा हूँ, कोई पीछे वाला पार्ट नहीं डाल रहा हूँ, ओनली एटम्स। देखो क्लास तो सुबह ही होगी, शाम को 1 घंटे टेस्ट हो जाएगा और फिर आधा 1 घंटा जो भी टाइम लगेगा उसका डिस्कशन, और वो यहीं चेक हो जाएंगे जैसे पहले भी हम किए थे, शायद पहले हम करते थे, तो आपसे मैं क्रॉस चेकिंग करवा दूंगा, ठीक है, और पता भी लग जाएगा कि कितना क्या है क्या नहीं। क्लियर है ना? चलो आज नहीं तो कल, ठीक है, एक ही बात है। देखिए हम अभी आगे बढ़े, अल्फा डीके के बाद टाइम कितना हो जाएगा ये बताओ? कोई बात नहीं, अब मैं ये आपको बताऊं, रेडियो एक्टिविटी बेस्ट पार्ट है इस चैप्टर का, जो समझने लायक पार्ट है। इसमें 3 तरह के डीकेज हमें पढ़ने हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अब आज तो टाइम ही हो गया, तो हम अपनी सीक्वेंस को इस तरह भी ले जा सकते हैं कि पहले अल्फा ही पूरा पढ़ लिया, फिर बीटा ही पूरा पढ़ लिया, फिर गामा ही पढ़ लिया, और उसके बाद वो लॉज आ जाए जो रेडियो एक्टिव डीके लॉ है, और इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा 10-15 मिनट यूज करने के लिए एक बार इंट्रोडक्शन दे रहा था तीनों का, लेकिन अब एक स्टार्ट हुआ है तो कल हो सकेगा तो पहले अल्फा को ही पूरा कंटिन्यू कर दें, ठीक है।